हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज आपके बीच हम इंडियन पॉलिटी की मैराथन क्लास 2 को लेकर के आए हैं। इसमें हमने भारतीय संविधान के भाग 5 से लेकर के भाग 6 तक को कवर किया है। अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 237 अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है और काफ़ी चैलेंजिंग भी है, और इसी से हमारे पेपर में अधिकतर क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो पॉलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आप पेपर में गलत करके नहीं आएंगे। चाहे वीडियो को आप स्पीड में बढ़ा करके देखें, लेकिन सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, संविधान के भाग 5 को हम देखते हैं। तो ये किससे, यूनियन संघ से रिलेटेड है। आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक यूनियन संघ की चर्चा की गई है। इसमें पहले टॉपिक देखते हैं तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जो आर्टिकल 52 से लेकर के 61 तक इसमें राष्ट्रपति की चर्चा की गई है। वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति है। सैलरी की बात करते हैं तो राष्ट्रपति की अभी वर्तमान में सैलरी कितनी है, 5 लाख रुपए है। राष्ट्रपति के आर्टिकल को याद करने की ट्रिक हमारी क्या हो जाएगी, पकानी कोका दुयो दसम। इसमें पा से राष्ट्रपति का पद हो जाएगा जो कि आर्टिकल 52 में दिया गया है। का से होगा राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रधान होता है, यह आर्टिकल 53 में दिया गया है। नी से हो जाएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन जो कि आर्टिकल 54 में दिया गया है। को से हो जाएगा राष्ट्रपति का कोटा जो कि आर्टिकल 55 में दिया गया है। का से हो जाएगा राष्ट्रपति का कार्यकाल जो कि आर्टिकल 56 में दिया गया है। दू से हो जाएगा राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन जो कि आर्टिकल 57 में दिया गया है। यो से हो जाएगा राष्ट्रपति की योग्यता जो कि 58 में दिया गया है। दा से हो जाएगा दशा, आर्टिकल 59 में दिया गया है। सा से हो जाएगा राष्ट्रपति का शपथ जो कि आर्टिकल 60 में दिया गया है। और मा से हो जाएगा महाभियोग जो का आर्टिकल 61 में दिया गया है। आइए आर्टिकल को हम डिटेल में जानते हैं। तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है। राष्ट्रपति जो है देश का औपचारिक यानी नाम मात्र के लिए प्रमुख होता है। औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का जो पद है वह हमने कहाँ से लिया है, तो ब्रिटेन से लिया है। आर्टिकल 53 की बात करते हैं हम, तो यह कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान की बात करता है। राष्ट्रपति जो है हमारा कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। सभी कार्य जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही किए जाते हैं। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान फिर कौन होता है, तो हमारे प्रधानमंत्री जो हैं राष्ट्रपति के वास्तविक प्रधान होते हैं। आर्टिकल 54 की बात करते हैं हम, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह किस विधि द्वारा होता है, तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली द्वारा होता है, जिसे अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान भी कहा जाता है। अनुपातिक पद्धति क्या होती है, तो इस पद्धति द्वारा जो चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवार जो हैं उनको वरीयता के क्रम में वोट दिया जाता है। जैसे कि एक उम्मीदवार है ए, एक बी, एक सी, तो इसमें पहले हमने ए को वोट दिया, फिर बी को वोट दिया, फिर सी को वोट दिया। दूसरा आया, इन्होंने पहला बी को दिया, दूसरा ए को दिया, तीसरा सी को दिया। तो इसमें वरीयता के क्रम में देखते हैं, वोट इसमें सभी को दिया जाता है। एक उम्मीदवार को ना दे करके सभी उम्मीदवारों को हम वोट देते हैं, लेकिन वरीयता इसमें तय करते हैं कि पहला हमें ए को देना है, दूसरा बी को देना है। तो इस तरीके से यह होता है। एकल संक्रमणीय प्रणाली की बात करें तो इसमें जो है क्या होता है, सबसे कम मत पाए उम्मीदवार के वोटों को जो अधिक वोट पाया होता है उस उम्मीदवार के वोटों में जोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जीत हार का अंतर जो है अधिक हो जाता है। अब मतगणना की बात करें तो 2 चरणों में प्रथम चरण की मतगणना जो होती है उसमें क्या होता है, उम्मीदवार की पहली वरीयता सूची गिनी जाती है। यदि दोनों उम्मीदवार पहली मतगणना में बराबर वोट पाए होते हैं तो फिर द्वितीय चरण की मतगणना होती है। इसमें द्वितीय वरीयता सूची गिनी जाती है। यह प्रथम चरण में मत बराबर होने के बाद ऐसा होता है।
वीवी गिरी हमारे राष्ट्रपति थे। इनके निर्वाचन के समय द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी। अप्रत्यक्ष मतदान की बात करें हम तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता सीधे भाग नहीं लेती, बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। अप्रत्यक्ष मतदान क्या होता है? जहाँ पर जनता सीधे भाग ना ले, बल्कि उसके चुने हुए प्रतिनिधि उसमें भाग लें, तो वह अप्रत्यक्ष मतदान कहलाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करें हम तो कौन कौन इसमें शामिल हैं? तो लोकसभा के सदस्य इसमें शामिल होते हैं, राज्यसभा के सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं, और अब हमारे जितने भी राज्य हैं उसके विधानसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन विधान परिषद इसमें शामिल नहीं होती। क्यों? क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद उपस्थित नहीं है। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे, दिल्ली और पौंडीचेरी, इसके भी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ये सभी चुनाव में भाग लेते हैं राष्ट्रपति के में। विधान परिषद राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य तथा लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। तो क्वेश्चन आ जाता है आपका कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता? तो एक तो हो गई हमारी विधान परिषद, दूसरे राज्यसभा के जो 12 मनोनीत सदस्य हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है वह भाग नहीं लेती, और लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन जिन्हें अब समाप्त कर दिया गया है वह भी भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा की बात करें हम तो 545 सीटें हैं लोकसभा की, और राज्यसभा की 245 सीटें हैं। जब विधान परिषद का सदस्य होता है तो वह भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। 69वें संविधान संशोधन 1990 द्वारा दिल्ली तथा पौंडीचेरी में विधानसभा का क्या किया गया? गठन किया गया। 70वें संविधान संशोधन 1990 द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली तथा पौंडीचेरी को शामिल कर लिया गया। एक एमएलए के वोट की वैल्यू कितनी होती है? तो एक एमएलए बराबर में राज्य की संख्या बट्टे में राज्य का एमएलए गुणा में 1000 से अधिक हम भाग दे दें तो एक एमएलए की वोट की वैल्यू निकल आएगी। एक एमपी के वोट की वैल्यू क्या होती है? तो कुल एमएलए का वोट तथा कुल सांसद एमपी की संख्या से यदि हम भाग दे दें तो एक एमपी के वोट की वैल्यू निकल आएगी। एमएलए की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमएलसी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। एमपी क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है एमपी। भारत में 28 राज्य के वोट को मिलाने पर एमएलए का कुल वोट कितना हो जाता है? तो 5,49,495 वोट करीब आता है, जबकि एमपी का कुल वोट जो है 5,49,458 के बराबर लगभग आता है। इस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में कुल कितने वोट डलते हैं? तो लगभग 11 लाख वोट जो है राष्ट्रपति के चुनाव में पड़ते हैं। राष्ट्रपति की जमानत राशि। चुनाव लड़ने से पूर्व राष्ट्रपति को 15,000 रुपये जमानत के रूप में आरबीआई के पास क्या है? रखने होते हैं। यदि राष्ट्रपति के 1/6 भाग से कम वोट मिलते हैं तो राष्ट्रपति की जमानत क्या है? जब्त हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? जमानत जब्त होना कहते हैं। आपने सुना होगा ना, उन नेता की जमानत जब्त हो गई, तो यह घाटे की नहीं बल्कि अपमान की स्थिति होती है। कैसी होती है? अपमान की स्थिति होती है। आर्टिकल 56 की बात करें हम तो यह राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। यदि राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले ही खाली हो जाता है तो नया राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष पूरे टर्म के लिए आता है, ना कि बचे हुए कार्यकाल के लिए। यदि किसी राष्ट्रपति का पद जो है समाप्त हो गया तो जो नया जो राष्ट्रपति आएगा निर्वाचित होकर वो पूरे 5 वर्ष के लिए आएगा, ना कि जो समय उसमें बचा हुआ उसके लिए आएगा। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वहाँ का जो चुनाव होता है वह 4 वर्ष बाद होता है, लेकिन हमारे भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव जो है 5 वर्ष बाद होता है। आर्टिकल 55 की बात करते हैं हम तो इसमें राष्ट्रपति के कोटे की बात की गई है।
तो कुल बराबर में कुल वोट, कुल बट्टे में कुल प्रत्याशी +1 और +1 यदि हम कर दें, इस फॉर्मूले को लगा दें तो राष्ट्रपति के कोटे निकल आएगा। आर्टिकल 57 की बात करते हैं हम, तो राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन की बात इसमें की गई है। राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित हो सकते हैं। अब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही जो हैं 2 बार निर्वाचित हुए थे। आर्टिकल 58 की बात करते हैं हम, तो इसमें राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता की बात की गई है। तो क्या क्या योग्यता चाहिए? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इसके पास 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होने चाहिए। यदि आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो आपके पास 50 प्रस्तावक हों तथा 50 अनुमोदक हों। आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति के लिए दशा या शर्तें तय की गई हैं। क्या क्या हैं शर्तें? पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो तथा संसद या विधानमंडल में से किसी का भी सदस्य ना हो तो वह भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। यदि कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया है तो उसे शपथ लेने से पूर्व अपने सदन की सदस्यता क्या है? त्यागनी पड़ती है। सरकारी नौकरी लाभ का पद कहलाती है, बल्कि सांसद, मंत्री, विधायक यह सब लाभ के पद पर नहीं, जनता के सेवक होते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी वाला जो है लाभ के पद पर कहलाता है। आर्टिकल 60 की बात करते हैं हम, तो इसमें राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा की गई है। राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। इनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जो 33 न्यायाधीश हैं उनमें से कोई एक राष्ट्रपति को शपथ दिलवा देता है। आर्टिकल 61 की बात यदि हम करते हैं तो इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा की गई है। महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग हो सकता है। यह प्रक्रिया कहाँ से ली है हमने? तो USA से ली है। महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? तो USA से ली है। अब तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। जिस सदन में महाभियोग प्रारंभ किया जाता है उस सदन का 1/4 यानी 25% सदस्य अनुमोदन करते हैं। अनुमोदन मिलने के बाद 2/3 2/3 बहुमत यानी 66% वोट से महाभियोग जो है पारित किया जाता है। जब एक सदन महाभियोग पारित कर देता है तो दूसरे सदन में भेजने से 14 दिन पूर्व इसकी जानकारी जो है राष्ट्रपति को दी जाती है। राष्ट्रपति की शक्तियों की बात कर लेते हैं हम, तो पहली हमारी हो जाती है न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों में अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमा की शक्तियाँ प्राप्त हैं। राष्ट्रपति क्षमा करने से पूर्व क्या है? गृह मंत्रालय की सलाह लेता है। यह 5 प्रकार की सजाओं को माफ़ कर सकता है। पहली होती है क्षमा। जब राष्ट्रपति किसी की सज़ा को पूरी तरह से माफ़ कर देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्षमा कहते हैं। दूसरी होती है हमारी लघुकरण। इसमें क्या है? सज़ा की प्रकृति को बदल दिया जाता है किंतु समय नहीं घटाते। जैसे फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास कर दिया जाता है, कठोर कारावास को साधारण कारावास कर दिया जाता है। जैसे कि कठोर कारावास 10 वर्ष के लिए था तो इसी को साधारण कारावास को 10 वर्ष के लिए कर दिया जाता है। तीसरा होता है प्रतिहार। इसमें राष्ट्रपति जो है समय को घटा देते हैं किंतु प्रकृति नहीं घटाते। जैसे 10 साल की कठोर कारावास की सज़ा है तो उसे 5 साल कठोर कारावास में बदल देते हैं। इसका प्रयोग फांसी की सज़ा पर नहीं हो सकता है। प्रतिहार का प्रयोग जो है फांसी की सज़ा पर नहीं हो सकता है। चौथा है हमारा विराम। किसी कैदी का स्वास्थ्य उचित नहीं है तो उसकी सज़ा पर राष्ट्रपति कुछ समय के लिए रोक लगा देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। परविलंबन। 5वां है परविलंबन। राष्ट्रपति जब फांसी की सज़ा को कुछ समय के लिए रोक देते हैं तो उसे प्रतिलंबन कहा जाता है।
यह इसलिए लगाया जाता है ताकि कैदी जो अपनी दया याचिका की अपील कर सके, इसलिए यह लगाया जाता है। राष्ट्रपति सिविल कोर्ट तथा सेना की कोर्ट दोनों की सज़ा क्या है, माफ़ कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल जो है केवल सिविल कोर्ट की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। मौत की सज़ा सिर्फ राष्ट्रपति ही माफ़ कर सकते हैं, राज्यपाल नहीं। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ हैं, देखते हैं। तो राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का प्रधान होता है, अतः यह किसी भी देश से युद्ध या विराम की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्तियाँ देखते हैं तो यह भारत के राजदूत को विदेश में भेजता है तथा विदेशी जो राजदूत हैं उनको भारत में आने की अनुमति देता है। विदेश जाने वाले मंत्री राष्ट्रपति की अनुमति लेकर के ही विदेश जाते हैं। राष्ट्रपति की विवेकाधिकार शक्तियाँ देखते हैं तो इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार करते हैं। इसका प्रयोग लोकसभा के त्रिशंकु होने पर किया जाता है, अर्थात किसी को बहुमत ना मिलने पर राष्ट्रपति जो अपनी विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करते हैं। जब लोकसभा में किसी को बहुमत नहीं मिलता तो राष्ट्रपति किसी भी दल के नेता को पीएम घोषित कर देते हैं। 30 दिन के अंदर उसे अपना क्या है, बहुमत सिद्ध करना होता है। राष्ट्रपति की विशेषाधिकार शक्तियाँ देखते हैं तो राष्ट्रपति पर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है, किंतु फौजदारी मुकदमा कार्यकाल के समय नहीं चलाया जा सकता। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति अपनी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। कार्यकाल समाप्ति के बाद यह मुकदमे चलाए जा सकते हैं, अर्थात यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, क्योंकि आर्टिकल 14 समानता की बात करता है, लेकिन राष्ट्रपति पर यह लागू नहीं होता है। राष्ट्रपति जो है किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के महाकुलाधिपति होते हैं। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की बात करते हैं हम तो विधेयक को रोकने की शक्ति को वीटो कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। पहली, अत्यंतकारी वीटो। राष्ट्रपति जब विधेयक को पूरी तरह से निरस्त कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अत्यंतकारी वीटो कहते हैं। अब यह समाप्त हो चुकी है भारत में। दूसरी है निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति जब पुनः विचार के लिए लौटा देते हैं तो इसे क्या कहते हैं, निलंबनकारी वीटो कहते हैं। हमारी पॉकेट वीटो यानी इसे जेबी वीटो भी कहते हैं। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर ना हस्ताक्षर करें और ना लौटाएं बल्कि उसे अपने पास रख लें तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो कहते हैं। डाक संशोधन विधेयक 1986 पर राष्ट्रपति जो थे ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट वीटो का उपयोग किया था। किसने किया था? तो ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। 7वां, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां देखते हैं तो राष्ट्रपति आपातकाल आर्टिकल 352 में दिया गया है। जब विदेशी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो राष्ट्रपति विधानमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। घोषणा के 30 दिन के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन करना आवश्यक हो जाता है। यदि राज्यसभा ने अनुमोदन कर दिया है और लोकसभा भंग हो गई है तो नई लोकसभा जब आएगी तो वह 30 दिन के अंदर अनुमोदन करेगी। राष्ट्रीय आपात के प्रभाव क्या पड़ते हैं वो देख लेते हैं। मूल अधिकार जो है इसमें स्थगित हो जाते हैं। संघीय ढांचा इसमें प्रभावित होता है। आर्टिकल 352 के साथ 358 जो है स्वतः लागू हो जाता है। 358 के तहत विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता जो है उन्हें स्थगित कर दिया जाता है। स्वतंत्रता किस में है? आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता की चर्चा है। आर्टिकल 359 आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर किसी भी मूल अधिकार को स्थगित कर सकते हैं। राज्य सरकार जो है शक्ति विहीन हो जाती है। संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, किंतु यह प्रभावी 1 साल तक ही रहता है। कब तक? 1 साल तक ही रहता है। आर्टिकल 352 में पहली बार मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा की गई है।
तो क्वेश्चन बन जाता है कि मंत्रिमंडल की सब चर्चा कहाँ पर की गई है, तो आर्टिकल 352 में की गई है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, 1962 में चीन युद्ध के समय पर, 1971 में बांग्लादेश संकट के समय पर और 1975 में इंदिरा गांधी जी ने आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगाया था। इसमें लोकसभा का कार्यकाल जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन की बात करें हम, तो राज्य का संवैधानिक ढांचा विफल होने पर यह लगाया जाता है। आर्टिकल 355 में कहा गया है कि प्रत्येक सरकार संविधान के अनुरूप ही शासन करेगी, अर्थात बहुमत की सरकार द्वारा ही शासन किया जाएगा। आर्टिकल 365 में कहा गया है कि राज्य केंद्र सरकारों के दिशा निर्देशों पर ही कार्य करेंगे। यदि आर्टिकल 355 तथा 365 का कोई राज्य उल्लंघन करता है तो राज्यपाल की सूचना पर मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है लागू कर दिया जाता है। राजकीय आपात का अनुमोदन 60 दिन के अंदर करना अनिवार्य होता है। यदि राज्यसभा ने अनुमोदन कर दिया है और लोकसभा भंग हो चुकी है तो नई लोकसभा जब आएगी तो वह 30 दिन के अंदर अनुमोदन करेगी। दोनों सदनों के अनुमोदन के बाद यह 6 माह तक लागू रहता है। 6 माह करके इसे अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अपवाद की स्थिति इसमें है कि जम्मू कश्मीर में जो राजकीय आपातकाल है वह 3 वर्ष से अधिक तक रहा था। पहली बार राजकीय आपात जो है पेप्सू पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट में 1952 में लागू हुआ था। राजकीय आपात के प्रभाव की बात करते हैं हम, तो ये राज्य की सारी शक्तियां जो है राज्यपाल के हाथ में इसमें चली जाती हैं। मुख्यमंत्री जो है शक्ति विहीन हो जाते हैं। राज्य की विधायी शक्तियां किसके पास? संसद के पास चली जाती हैं। राज्य का बजट भी संसद में प्रस्तुत होने लगता है। नोट देखते हैं तो राजकीय आपात के दौरान हाई कोर्ट के कार्य जो है प्रभावित नहीं होते हैं। वित्तीय आपात की बात करते हैं तो इसकी चर्चा जो आर्टिकल 360 में है। यह यूएसए के संविधान से लिया गया। भारत में वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। देश की वित्तीय स्थिति खराब होने पर यह लाया जाता है। मंत्रिमंडल की सलाह पर कौन लाता है? तो राष्ट्रपति इसे लाते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा 60 दिन के भीतर अनुमोदन अनिवार्य होता है। यदि लोकसभा भंग हो चुकी है तो नई लोकसभा 30 दिन के अंदर इसका अनुमोदन करती है। एक बार अनुमोदन मिलने के बाद जब तक संसद इसे नहीं हटाती यह नहीं हटता, लागू ही रहता है। यह अभी तक भारत में लागू नहीं हुआ है। इसके प्रभाव की बात कर लेते हैं हम, तो राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर शेष कर्मचारियों के वेतन को काट लिया जाता है। सरकारी खर्चे में क्या है? कटौती कर दी जाती है और टैक्स को बहुत बढ़ा दिया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, यह है उपराष्ट्रपति। यह आर्टिकल 63 से लेकर के 69 के बीच में दिया गया है। उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल याद करने की हमारी ट्रिक क्या हो जाएगी? उसरा निका चूस। क्या हो जाएगी? उसरा निका चूस। उससे हो जाएगा हमारा उपराष्ट्रपति जो कि आर्टिकल 63 में दिया गया है। सा से हो जाएगा हमारा सभापति जो कि आर्टिकल 64 में दिया गया है। रा से हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति का कार्यवाहक होता है उपराष्ट्रपति जो कि आर्टिकल 65 में दिया गया है। नी से हो जाएगा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो कि किस में? आर्टिकल 66 में दिया गया है। का से हो जाएगा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये आर्टिकल 67 में हमारा दिया गया है। चा से हो जाएगा उपराष्ट्रपति के चुनाव का समय जो कि आर्टिकल हमारे 68 में दिया गया है। सा से हो जाएगा उपराष्ट्रपति की शपथ जो कि आर्टिकल 69 में हमारा दिया गया है। तो आइए इन आर्टिकल को डिटेल में पढ़ लेते हैं हम। तो आर्टिकल 63 हमारा क्या कहता है? उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा आर्टिकल 63 में की गई है। उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है? तो यूएसए के संविधान से हमारे भारत में उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है।
आर्टिकल 64 की बात करते हैं हम, तो उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा, यह आर्टिकल 64 कहता है, किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। क्या वह राज्यसभा का सदस्य होगा? तो नहीं होगा। उपराष्ट्रपति को वेतन जो मिलता है वह सभापति होने के नाते दिया जाता है, ना कि उपराष्ट्रपति होने के नाते। आर्टिकल 65 की बात करते हैं हम, तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति की स्थिति में उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इस दौरान वह राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का प्रयोग करता है, किंतु इस दौरान वह राष्ट्रपति का कार्य नहीं करता। शक्तियाँ तो सारी प्रयोग करता है, लेकिन राष्ट्रपति का कार्य नहीं करता। आर्टिकल 66 की बात करते हैं हम, तो ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। इसका जो निर्वाचन है किस पद्धति द्वारा होता है? तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा इनका निर्वाचन होता है। इनके निर्वाचन में भाग कौन कौन लेता है? तो लोकसभा के 545 सदस्य सभी भाग लेते हैं, राज्यसभा के 245 सदस्य सभी भाग लेते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत तथा निर्वाचित सदस्य सभी भाग लेते हैं, विधानसभा तथा विधान परिषद इसमें भाग हमारी नहीं लेती है। किसमें? उपराष्ट्रपति के चुनाव में। उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होने के लिए क्या क्या योग्यताएं हमारी चाहिए? तो पहला, भारत का नागरिक हो, दूसरा, पागल या दिवालिया ना हो, तीसरा, 35 वर्ष की आयु कम से कम पूरी कर चुका हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, और ये महत्वपूर्ण है कि उसे 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। जमानत राशि उतनी ही 15,000 रुपये इन्हें भी जमा करनी होती है। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता यह सभी वह रखता हो, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता वह रखता हो। आर्टिकल 67 की बात करते हैं हम, तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल, आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है, किंतु वह तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित ना हो जाए। उपराष्ट्रपति के 5 वर्ष हो गए, लेकिन जब तक नया उपराष्ट्रपति ना चुन लिया जाए तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। 5 वर्ष से पहले भी इसे हटाया जा सकता है। किस विधि द्वारा? तो महाभियोग विधि द्वारा इसे 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग यह राज्यसभा का सभापति होता है, इसी कारण महाभियोग का जो प्रारंभ होता है वह कहाँ से होगा? तो राज्यसभा से ही होगा। प्रारंभ करने के लिए 1/4 मत यानी 25% मत से पहले पास करना होगा। उसके बाद लोकसभा में भेजने से 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना दी जाएगी। लोकसभा जब 2/3 बहुमतों से इसे पास कर देती है तो फिर यह राज्यसभा भी अगर 2/3 बहुमत से इसे पास कर देती है तो उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। अब तक किसी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से नहीं हटाया गया है। आर्टिकल 68 की बात यदि हम करें तो यह उपराष्ट्रपति के चुनाव को यथाशीघ्र कराने की चर्चा इसमें की गई है। किसमें? आर्टिकल 68 में। इसमें निश्चित समय नहीं दिया गया है कि इस समय या इतने वर्ष बाद हम उपराष्ट्रपति का चुनाव कराएंगे। आर्टिकल 69 की बात करते हैं हम, तो यह उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य करता है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ से संबंधित अनुच्छेद दिया गया है। आर्टिकल 70 की बात करें हम, वैसी आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में कहीं नहीं है और किसी कारण राष्ट्रपति का यह पद जो है खाली हो जाता है, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। आर्टिकल 71 की बात करते हैं हम, तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के बीच जो विवाद होता है उसे सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा, ऐसी बात आर्टिकल 71 में की गई है।
आर्टिकल 72 की बात करें तो राष्ट्रपति की विभिन्न प्रकार की क्षमादान शक्तियाँ आर्टिकल 72 में दी गई हैं। यह काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की विभिन्न प्रकार की क्षमादान शक्तियाँ किस में, तो आर्टिकल 72 में दी गई हैं। आर्टिकल 73 की बात करें हम तो संघ की कार्यपालिका की कार्यप्रणाली को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बना सकते हैं। आर्टिकल 73 में यह बात कही गई है। आर्टिकल 74 की बात करें हम तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, यह आर्टिकल 74 कहता है, जिसका अध्यक्ष कौन होगा, तो पीएम प्रधानमंत्री होंगे। मंत्रिपरिषद जो है प्रधानमंत्री के अधीन होती है और पूरी मंत्रिपरिषद तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी भी होती है। आर्टिकल 75 की बात करें हम तो मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंधों की व्यवस्था आर्टिकल 75 में की गई है। मंत्रियों की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री के सलाह पर कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। 1861 में भारत में लॉर्ड कैनिंग थे। उन्होंने विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो की शुरुआत की थी। इसी के तहत भारत के विभिन्न कार्य को अलग अलग विभाग में बांट दिया गया है। इसे मंत्रियों को सौंप दिया गया है। मंत्रिपरिषद की बात करते हैं हम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसमें हमारे 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन से, कैबिनेट मंत्री, यह विभाग के सबसे बड़े मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री। फैसले लेने में ये क्या है, स्वतंत्र होते हैं। दूसरे होते हैं हमारे राज्य मंत्री, यह कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं। राज्य मंत्री यह हर राज्य में नहीं होते लेकिन हर विभाग में ज़रूर होते हैं राज्य मंत्री। तीसरी तरह के मंत्री हमारे कौन से होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। जिस विभाग का कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित रहता है उस विभाग में राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। चौथे होते हैं हमारे उपमंत्री। यह सबसे छोटे स्तर के मंत्री हैं। कौन, उपमंत्री। यह राज्य मंत्री की सहायता करते हैं। अतिरिक्त प्रभार क्या किसे कहते हैं, जब किसी विभाग को दूसरे विभाग के कैबिनेट मंत्री को सौंप दिया जाए तो उसे अतिरिक्त प्रभार कहा जाता है। मंत्रिमंडल, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, इसमें केवल उच्च श्रेणी के मंत्री ही होते हैं। मंत्रिमंडल में कौन कौन, एक तो कैबिनेट मंत्री, दूसरे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो होते हैं वही मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया है, तो आर्टिकल 352 में सबसे पहले मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद दोनों के अध्यक्ष होते हैं। यह नोट आप याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि प्रधानमंत्री ही हैं जो मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद दोनों के अध्यक्ष होते हैं। सुपर कैबिनेट किसे कहते हैं, तो अर्थशास्त्री के संथानन ने योजना आयोग को सुपर कैबिनेट का नाम दिया था। किचन कैबिनेट किसे कहते हैं, तो प्रधानमंत्री के जो सगे संबंधी होते हैं उन्हें किचन कैबिनेट कहा जाता है। एक बार हम मैप से समझ लेते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल को हम देख लेते हैं। इसमें कितने प्रकार के मंत्री होते हैं हमारे मंत्रिपरिषद में, तो पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरे राज्य मंत्री, तीसरे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और चौथे होता है हमारे उप मंत्री। इनका जो अध्यक्ष होता है कौन होता है, प्रधानमंत्री हमारे होते हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर मंत्रिमंडल में देखें तो 2 प्रकार के मंत्री होते हैं, एक तो हमारे कैबिनेट मंत्री और दूसरे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं। इनके भी अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री जी इसके भी अध्यक्ष होते हैं। मंत्रिपरिषद में विभाग वितरण कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार मंत्रिपरिषद में विभाग वितरण किया जाता है। यह जो मंत्रिपरिषद है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें मंत्री किसी भी सदन का हो सकता है, लोकसभा में बैठ सकता है, लेकिन मतदान के समय वह अपने सदन में चला जाता है। मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होते हैं वह पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। अतः पीएम की मृत्यु या त्याग पत्र से
मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। और जब नया पीएम आता है तो मंत्रिपरिषद का गठन करता है। इस स्थिति में लोकसभा भंग नहीं होती, सिर्फ मंत्रिपरिषद भंग होती है। दोबारा चुनाव जब ही होता है जब बहुमत जो है 273 सीटों से कम हो जाए, तब ही होता है। बहुमत सिद्ध करने के लिए गठबंधन भी किया जा सकता है, जैसे कि बीजेपी के नेतृत्व में गठबंधन बनाया गया एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसके सहायक दल पहले हुआ करते थे शिवसेना, अकाली दल, जेडीयू, लोजपा, लेकिन अब इस वाले चुनाव में काफ़ी चीज़ें बदल गई थी। कांग्रेस के नेतृत्व में बनाया गया जो गठबंधन पहले था यूपी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, लेकिन अभी जो उन्होंने हाल ही के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें नया उन्होंने अपना गठबंधन बनाया था इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। प्रधानमंत्री की शक्तियों की बात करते हैं हम, तो प्रधानमंत्री जी योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद एकता परिषद, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल, इन सभी के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। किस किस के? योजना आयोग के, राष्ट्रीय विकास परिषद के, राष्ट्रीय एकता परिषद मंत्रिमंडल के, मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय एकता के, परिषद मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री सीएजी, महान्यायवादी मंत्री आदि की नियुक्ति संबंधी सिफारिश जो है राष्ट्रपति से करते हैं। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की सिफारिश कौन? प्रधानमंत्री जी करते हैं। किससे? राष्ट्रपति से करते हैं। मोर्ले नामक एक विद्वान हुए, उन्होंने पीएम को समकक्षों में सबसे प्रथम कहा। तो क्वेश्चन बन जाता है पीएम को समकक्षों में सबसे प्रथम किसने कहा? तो मोर्ले नामक विद्वान ने कहा। म्यूर नामक विद्वान थे, इन्होंने राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील मंत्रिमंडल को कहा। किसे कहा? मंत्रिमंडल को कहा। बिना संसद का सदस्य बने पीएम या मंत्री कोई व्यक्ति सिर्फ 6 माह तक ही रह सकता। 6 माह के भीतर उसे संसद की सदस्यता लेनी होती है, चाहे वह लोकसभा से ले चाहे राज्यसभा से। उप प्रधानमंत्री की बात करते हैं हम, वाइस प्राइम मिनिस्टर की, तो इसके बारे में संविधान में कहीं पर भी स्पष्ट चर्चा नहीं की गई है। राजनीतिक उद्देश्य के लिए यह पद बनाया गया है। किस लिए? तो राजनीतिक उद्देश्य के लिए। जब पीएम देश से बाहर होते हैं तो उप प्रधानमंत्री देश पर नियंत्रण रखते हैं। अब तक हमारे 7 उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। पहले बनाए गए थे सरदार पटेल जी, उनके बाद फिर मोरारजी देसाई जी बनाए गए, फिर चौधरी चरण सिंह को बनाया गया, फिर जगजीवन राव को बनाया गया, फिर बीबी चौहान को बनाया गया, फिर देवी लाल को बनाया गया और लास्ट में लाल कृष्ण आडवाणी को बनाया गया। लाल कृष्ण आडवाणी के बाद में अभी तक किसी को भी उप प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया है। वर्तमान में अटॉर्नी जनरल की बात हम करते हैं तो कौन है? आर वेंकट रमणी हैं। सीएजी की बात करते हैं हम, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो कौन है वर्तमान में? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं हमारे। सीजीए की बात करते हैं हम, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, तो वर्तमान में हमारे कौन है? एसएस दुबे जी हैं। महान्यायवादी, आर्टिकल 76 में इसकी चर्चा है महान्यायवादी की। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है कौन? महान्यायवादी। कानूनी सलाहकार होता है। यह संसद का सदस्य नहीं होता किंतु कार्रवाई में भाग लेता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। क्या मतदान कर सकता है? नहीं, मतदान नहीं कर सकता। यह पूर्णकालिक 5 वर्षों के लिए नहीं होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही यह कार्य करता है कौन? अटॉर्नी जनरल। यह निजी व्यक्ति का मुकदमा भी लड़ सकता है। इन्हें जो वेतन है संचित निधि से नहीं मिलता बल्कि पीएम कोष से दिया जाता है। अटॉर्नी जनरल को जो है वेतन दिया जाता है वो संचित निधि से नहीं, पीएम कोष से दिया जाता है। केंद्र सरकार पर किसी भी मुकदमे को महान्यायवादी लड़ता है।
इसकी योग्यता जो होती है वह सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है, अटॉर्नी जनरल की। यह मुकदमे को भारत के किसी भी न्यायालय में लड़ सकता है। महान्यायवादी के सहायक कौन होते हैं? तो सॉलिसिटर जनरल महान्यायवादी के सहायक होते हैं, और सॉलिसिटर जनरल के सहायक होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। अभी वर्तमान में महान्यायवादी कौन है हमारे? तो आर वेंकट रमनी जी हमारे वर्तमान में महान्यायवादी हैं। आर्टिकल 77 की बात करें हम, तो केंद्र सरकार के कार्यों के संचालन की चर्चा जो विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संपन्न होती है, राष्ट्रपति इनके कार्य को आसान बनाने के लिए कानून बना सकता है। ये आर्टिकल 77 में बात की गई है। आर्टिकल 78 की बात करें तो पीएम का यह कर्तव्य होता है कि वह संसद की कार्रवाई की जानकारी राष्ट्रपति को दे। ये आर्टिकल 78 में कहा गया, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका, कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह इसकी जानकारी, कार्रवाई की जानकारी दे। आर्टिकल 78 पीएम आर्टिकल 78 में पीएम का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह संसद की कार्रवाई की जानकारी राष्ट्रपति को देगा। आर्टिकल 78 ऐसा कहता है। आर्टिकल 79 की बात करें हम, तो यह संसद से रिलेटेड है। संसद की जननी किसे कहा गया है? तो ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम को संसद की जननी कहा गया है। संसद जो शब्द है कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंच से लिया गया है। इसके अंगों की बात करें हम, तो इसके 3 अंग हैं। कौन कौन सी? लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। सदन इसके कितने हैं? तो 2 सदन हैं, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। संप्रभुता किसके पास रहती है? तो संसद के पास संप्रभुता रहती है। संसद जो है विदेशी संधियों को राज्य में लागू कर सकती है। आइए संसद को हम चित्र द्वारा समझ लेते हैं। तो यह भारत की संसद है, इसमें 2 सदन हैं। कौन कौन से हमारे? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा हमारा निम्न सदन है तथा राज्यसभा हमारा उच्च सदन है। हमारी संसद में, भारत की संसद में राष्ट्रपति होते हैं, जो कहाँ बैठते हैं? रायसीना की पहाड़ी पर दिल्ली में बैठते हैं। ब्रिटेन की संसद की बात करें हम, तो इसमें 2 सदन हैं। कौन सा? हाउस ऑफ कॉमन, यह निम्न सदन है। दूसरा हाउस ऑफ लॉर्ड, यह हमारा कैसा है? उच्च सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड। इसकी जो महारानी है वह कहाँ बैठती हैं? तो बर्मिंघम पैलेस में इसकी महारानी बैठती हैं। यूएसए की संसद की बात करें हम, तो इसमें जो सदन है 2 सदन हैं इसमें भी। पहला है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यह कैसा है? निम्न सदन है। दूसरा है सीनेट, यह उच्च सदन है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वे कहाँ बैठते हैं? तो व्हाइट हाउस में बैठते हैं। संसद का जो निर्माण है एडमिन लुटियंस एंड वेकर द्वारा किया गया। संसद की जो चर्चा हमारी किस में? आर्टिकल 79 में की गई है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा की चर्चा है तथा आर्टिकल 81 में लोकसभा की चर्चा है। राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? तो 245, और लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 545। विदेशी अतिथियों के लिए सेंट्रल हॉल बनाया जाता है। दोनों साइड में ये एक तरफ लोकसभा की और एक तरफ राज्यसभा के सदस्य बैठते हैं तथा बीच में जो सेंट्रल हॉल होता है वहाँ पर विदेशी अतिथियों के लिए जगह की गई होती है, वहाँ पर विदेशी अतिथि बैठते हैं। संसद हमारी आर्टिकल 79 में है संसद, 80 में है राज्यसभा और 81 में हमारी लोकसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा में देख लेते हैं हम। लोकसभा का कार्यकाल हमारा कितने वर्ष का होता है? तो 5 साल का होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल हमारा कैसा होता है? स्थायी होता है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 साल का होता है और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। लोकसभा हमारी भंग हो सकती है, इसलिए ये कैसी होती है? अस्थायी होती है। राज्यसभा हमारी भंग नहीं हो सकती, तो इसलिए कैसी होती है? हमारी स्थायी होती है।
लोकसभा हमारा निम्न सदन होता है, इसे लोअर हाउस कहते हैं, और राज्यसभा हमारा उच्च सदन होता है, इसे अपर हाउस कहते हैं। लोकसभा हमारा प्रथम सदन होता है तथा राज्यसभा हमारा द्वितीय सदन होता है। लोकसभा में जो सांसद बनने की उम्र है वह कितनी है? 25 साल है, इसलिए यह इसे युवाओं का सदन भी कहते हैं। और राज्यसभा में सांसद बनने की उम्र कितनी है? 30 साल है, इसलिए इसे वृद्धों का सदन कहते हैं। यह जनता का सदन, लोकसभा को जनता का सदन कहते हैं तथा राज्यसभा को शिक्षित लोगों का सदन कहा जाता है। लोकसभा में लोकसभा को प्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं तथा राज्यसभा को अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं। लोकसभा में मंत्री बैठते हैं तथा राज्यसभा में मंत्री नहीं बैठते। 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत इसमें किए जाते हैं, लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा एंग्लो इंडियन की व्यवस्था जो है समाप्त कर दी गई है। और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत जो राष्ट्रपति करता है वह बैठते हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा का सांसद बनने के लिए क्या योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए? तो पहला, वह भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, 2 साल से अधिक सजा ना पाया हो या अपराधी ना हो। ये शर्तें जो है होनी चाहिए। संसद पार्लियामेंट चर्चा किस में थी? आर्टिकल 79 में थी। राज्यसभा की चर्चा 81 में थी और लोकसभा की चर्चा हमारी किस में थी? 81 में थी। आइए इसे हम चित्र द्वारा समझ लेते हैं। लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, लेकिन जो नई लोकसभा जब बनेगी, आगे जब सीटें बढ़ेंगी इसमें, तो फिर कितनी हो जाएगी? 888 सीटें इसमें हो जाएंगी। राज्यसभा में 245 सीटें होती हैं, लेकिन जब इसकी सीटें बढ़ाई जाएंगी तो नई लोकसभा में कितनी हो जाएंगी? 384 सीटें हो जाएंगी। राज्यसभा के जो सदस्य हैं वह, उनका कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन उनके जो सदस्य हैं हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य जो हैं निष्कासित कर दिए जाते हैं। अधिकतम संख्या की बात करते हैं हम, तो लोकसभा में 552 हो सकती है और राज्यसभा में 250 अधिकतम संख्या हो सकती है। राज्यसभा की बात करते हैं हम, तो आर्टिकल 80 में दिया गया है राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? स्थायी सदन कहते हैं। निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती है, राज्य के एमएलए भाग लेते हैं, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष मतदान कहा जाता है। इसमें मंत्री नहीं बैठते हैं, इसके बहुमत के आधार पर पीएम नहीं बनते हैं, इसे द्वितीय सदन भी कहा जाता है। किसे? राज्यसभा को। आर्टिकल 80A के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जो विज्ञान, कला, साहित्य के क्षेत्र में अच्छे हों। सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 साल का होता है, किंतु इसके सभी सदस्य निर्वाचन एक बार में नहीं होता, बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है, किंतु POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर पाकिस्तान के कब्जे के कारण यह हमारी अभी 245 है। 245 कुल होते हैं, इसमें से 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं तथा 233 जो हैं वो निर्वाचित होकर के आते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता क्या है? भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो और कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तो वह राज्यसभा का सांसद बन सकता है। राज्यसभा को शिक्षित तथा वृद्धों का सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 3 अप्रैल 1952 को हुई थी, जब इसका नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट था। 3 अगस्त 1954 में इसका नाम बदल करके राज्यसभा कर दिया गया। राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियाँ क्या हैं वो देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग जो है राज्यसभा से ही प्रारंभ किया जाता है।
जब लोकसभा भंग होती है तो आपात का अनुमोदन जो है राज्यसभा से ही किया जाता है। आर्टिकल 249 में राज्य सूची के विषय में कानून बनाने को लोकसभा को अधिकार राज्यसभा ही देती है। दोनों मिलकर 1 वर्ष के लिए कानून बना सकते हैं। आर्टिकल 249 जो है काफ़ी हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन की बात की गई है। लोकसभा को राज्यसभा यह अधिकार देती है कि वह नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सके। दोनों मिलकर इस सेवा का सृजन करते हैं, जैसे कि भारतीय वन्य सेवा शुरू की गई है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 312। 249 और 312 को आप ध्यान से याद करेंगे। राज्यसभा की कमजोरी देख लेते हैं। तो कमजोरी क्या क्या है? धन विधेयक जो है लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो लोकसभा में ही प्रस्तुत हमारा किया जाता है धन विधेयक। राज्यसभा जो है 14 दिन से अधिक इससे नहीं रोक करके रख सकती है। बजट भी लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। कहाँ होता है? बजट भी लोकसभा में प्रस्तुत होता है, राज्यसभा में नहीं होता। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। क्या मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? नहीं होती। किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति ही होती है। यदि विधेयक पर विवाद हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा का संख्या बल क्या है? अधिक होता है। तो फिर प्रभावी कौन रहते हैं? लोकसभा ही रहती है। लोकसभा की बात करते हैं हम, तो आर्टिकल 81 में लोकसभा की बात की गई है। इसे हम निम्न सदन, अस्थायी सदन, प्रत्यक्ष सदन तथा प्रथम सदन भी कहते हैं। इसके ही बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री बनते हैं। इसे जनता का सदन तथा युवाओं का सदन भी कहा जाता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा में बैठती है। सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष से पूर्व भी लोकसभा जो है भंग हो सकती है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए? भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो और 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका। लोकसभा की प्रथम बैठक हमारी कब हुई थी? 1952 में हुई थी, जब इसका नाम क्या था? हाउस ऑफ पीपल इसका नाम था। लोकसभा की प्रथम बैठक हमारी कब हुई? 1952 में हुई, जब इसका नाम क्या था? हाउस ऑफ पीपल इसका नाम था। 1954 में इसका नाम बदलकर लोकसभा कर दिया गया। संविधान संशोधन के मुद्दे पर लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों को समान शक्तियां प्रदान की गई हैं। आर्टिकल 82 की बात करते हैं हम, तो यह 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद होगा, ऐसी बात यह कहता है। वर्तमान सीटों की जो संख्या है वह 1971 की जनगणना पर आधारित है। 2002 में 84वां संविधान संशोधन आया। इसमें लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटें 2026 तक नहीं बढ़ाई जाएंगी, ऐसा प्रावधान किया गया और कहा गया कि जब यह बदली जाएंगी तो 2001 की जनगणना पर आधारित होंगी। यह व्यवस्था किसने की थी? तो कुलदीप सिंह समिति ने यह व्यवस्था की थी। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटें 2026 तक नहीं बढ़ाई जाएंगी। ऐसा प्रस्ताव कौन लाया? तो कुलदीप सिंह समिति लेकर के आई। लोकसभा सीट निर्वाचित तथा अधिकतम सदस्यों की बात हम करते हैं, तो निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? 545 होते हैं, जिसमें से 543 का निर्वाचन होता है। 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, लेकिन अभी एंग्लो इंडियन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। तो 543 में से 530 सदस्य जो है राज्य से निर्वाचित होते हैं और 13 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेश यूटी से निर्वाचित होते हैं। अधिकतम की हम बात करते हैं, तो अधिकतम लोकसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 552 हो सकते हैं। इसमें से निर्वाचन होगा 550 का और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, जिनको अभी समाप्त कर दिया गया है। इसमें से 530 जो है राज्य से निर्वाचित होते हैं और 20 जो हैं
केंद्र शासित प्रदेश यूटी से निर्वाचित होते हैं। आर्टिकल 83 की बात करते हैं हम, तो यह सदन की अवधि की चर्चा इसमें की गई है। लोकसभा की अवधि कितनी होती है, तो 5 वर्ष की होती है और राज्यसभा हमारा स्थायी सदन है। आर्टिकल 84 की बात करते हैं हम, तो यह सांसद की योग्यता की बात करता है। सांसद की योग्यता क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। आर्टिकल 85 की बात हम करते हैं, तो यह सत्र के लिए आहूत बुलाना तथा सत्रावसान सत्र को ख़त्म करने की बात करता है। सत्र का आहूत राष्ट्रपति कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। कब बुलाते हैं, जब विधेयक बनाने के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति बुलाते हैं तो उसे सत्र का आहूत कहा जाता है। सत्रावसान जब दोनों सदन कानून बना लेते हैं तो राष्ट्रपति सत्र को समाप्त करते हैं, उन्हें वापस अपने क्षेत्र में भेज देते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, सत्रावसान कहते हैं। कार्यवाही स्थगित कौन कर सकता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष तथा राज्यसभा के अध्यक्ष ही कार्यवाही को स्थगित कर सकते हैं। विघटन की बात करें तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता, लेकिन रोज लोकसभा का विघटन हो जाता है। संसद के सत्र की बात करें हम, तो 3 सत्र होते हैं। पहला होता है बजट सत्र, जो कि फरवरी से लेकर के मई के बीच में होता है, यह सबसे बड़ा सत्र होता है। दूसरा होता है हमारा मानसून सत्र, जो कि अभी चल रहा है, यह जुलाई से अगस्त के बीच में रहता है मानसून सत्र। तीसरा होता है हमारा शीतकालीन सत्र, यह नवंबर से दिसंबर के बीच में आता है, यह सबसे छोटा सत्र होता है। संसद के जो सत्र हैं उन्हें आहूत यानी बुलाना, सत्रावसान यानी ख़त्म करना कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी ही करते हैं। नोट हम देखते हैं, संसद के किन्हीं 2 सत्रों के बीच अधिकतम जो अंतराल है वह कितने माह का हो सकता है, 6 माह का हो सकता है। जब संसद का सत्र नहीं रहता है तब अस्थायी कानून कौन बनाता है, तो राष्ट्रपति बनाते हैं। आर्टिकल 86 की बात करें हम, तो यह राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित है। मंत्रिमंडल द्वारा यह लिखा गया होता है। प्रत्येक वर्ष संसद की जब पहली बैठक होती है या बजट सत्र की जब पहली बैठक होती है तो राष्ट्रपति का अभिभाषण उसमें होता है। आर्टिकल 87 की बात करें हम, तो राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण की बात करता है। 5 वर्ष के बाद जब नवनिर्वाचित नई लोकसभा की पहली बैठक होती है तो उसमें राष्ट्रपति जो है संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। यह किसी भी सत्र में हो सकता है, जैसे कि अभी हाल ही में जो नई लोकसभा हमारी गठित हुई है उसमें राष्ट्रपति का जो अभिभाषण हुआ है उसे हम विशेष अभिभाषण कहते हैं। आर्टिकल 88 की बात हम करते हैं, तो इसमें मंत्री तथा महान्यायवादी के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। मंत्री तथा महान्यायवादी किसी भी सदन में बोल सकते हैं। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल मतदान नहीं करते। मंत्री जो है अपने सदन में जाकर के ही मतदान करते हैं, लेकिन अटॉर्नी जनरल जो है मत नहीं दे सकते, लेकिन वे कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। आर्टिकल 89 की बात करते हैं हम, तो राज्यसभा के सभापति पदेन सर्वेसर्वा होते हैं। राज्यसभा के उपराष्ट्रपति की चर्चा इसमें की गई है, किसमें, आर्टिकल 89 में। राज्यसभा का सभापति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है क्योंकि वह उपराष्ट्रपति होता है। यह किस में बात की गई है, आर्टिकल 89 में बात की गई है। राज्य का जो सभापति होता है वह पदेन सर्वेसर्वा यानी सर्वोपरि होता है। क्या मत का प्रयोग यह कर सकता है, तो यह मत का प्रयोग नहीं कर सकता है, लेकिन निर्णायक मत जो है यह अपना दे सकता है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति इनका कार्य करता है। उपराष्ट्रपति का कार्य करता है, लेकिन यह उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं करता। जो उपसभापति है
सभापति का तो कार्य करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं करता। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वे अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपसभापति को देते हैं, तथा उपसभापति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो सभापति को देते हैं। दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देते हैं। यदि सभापति तथा उपसभापति उपस्थित नहीं हो तो 5 वरिष्ठ सदस्यों में से राष्ट्रपति द्वारा चुना गया व्यक्ति ही अस्थायी सभापति बनता है। आर्टिकल 93 की बात यदि हम करते हैं तो इसमें लोकसभा के जो अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा इसमें की गई है। किसमें? आर्टिकल 93 में। लोकसभा का अध्यक्ष अपने त्यागपत्र किसे देता है? तो उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। यह पदेन सर्वे सर्वा होते हैं और दोनों ही लोकसभा के सदस्य होते हैं। इनको हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। अलग से यह शपथ नहीं लेते, क्योंकि जब ये सांसद बनते तभी अपनी शपथ ले चुके होते हैं। प्रोटेम स्पीकर की बात करें हम तो यह कैसा पद है? यह अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। नव निर्वाचित सदस्यों को यह शपथ दिलाते हैं। जब नई लोकसभा का गठन होता है तो जो नए निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको शपथ यह दिलवाते हैं। कौन? प्रोटेम स्पीकर। अभी 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? तो भर्तृहरि मेहताब को बनाया गया था, जो कि बीजेपी के थे। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन जो अलग से नहीं होता है, क्योंकि यह दोनों सांसद के रूप में पहले ही शपथ ले चुके होते हैं। लोकसभा में सबसे वरिष्ठ जो होता है उसे प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। अध्यक्ष की शक्तियां हम देख लेते हैं तो क्या क्या शक्तियां हैं। लोकसभा की बैठक को नियंत्रित कौन करता है? तो अध्यक्ष करता है। धन विधेयक की जांच भी लोकसभा के अध्यक्ष ही कर सकता है। लोकसभा का सचिवालय अध्यक्ष के अधीन ही होता है। गणपूर्ति 1/10 होनी चाहिए। यदि 1/10 गणपूर्ति नहीं होती है तो इसके अभाव में कार्रवाई पर लोकसभा का अध्यक्ष रोक लगा सकता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। समितियों के सदस्यों की नियुक्ति भी लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। क्या यह अपने मत का प्रयोग कर सकता है? तो मत का प्रयोग यह नहीं कर सकता, लेकिन हाँ निर्णायक मत जरूर दे सकता है। अध्यक्ष की दंडात्मक शक्तियाँ क्या क्या हैं? तो देखते हैं। सदस्यों को यह निलंबित कर सकता है। सदस्यता भी रद्द यह कर सकता है। बिना अनुमति के यदि कोई सांसद लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को यह रद्द कर सकता है, तथा दल बदल के आधार पर भी यह सांसद की सदस्यता को समाप्त कर सकता है। आर्टिकल 98 की बात करते हैं हम तो यह संसद के सचिवालय की बात की गई है इसमें। आर्टिकल 99 की बात करते हैं हम तो इसमें सांसदों के शपथ की चर्चा है। सांसदों को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। आर्टिकल 100 की बात करते हैं हम तो इसमें गणपूर्ति कोरम की बात की गई है। कार्रवाई शुरू करने के लिए 1/10 जो कोरम होना चाहिए। जितने भी सदस्य हैं उनका 1/10 सदस्य मौजूद होने चाहिए जब भी कार्रवाई शुरू होगी, अन्यथा नहीं होगी। रिमार्क देखते हैं तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति तथा सीएजी यह सभी जो है संसद के अधिकारी होते हैं। संविधान में संसदीय समितियों की चर्चा किस में की गई है? तो आर्टिकल 118 में है। 2 प्रकार की हमारी समितियां होती हैं, एक तो स्थायी यानी स्टैंडिंग समिति, दूसरी तदर्थ ऑब्लिक या अस्थायी एडहॉक समिति। स्थायी समितियों की बात करें हम तो इसमें हमारी कौन कौन सी समितियां आ जाती हैं? वित्तीय समिति, विभागीय समिति, जांच समिति जनता की समस्याओं के लिए होती है, सदन समिति नियम व कानून बनाने के लिए होती है, अन्वेषण समिति ये SC/ST के लिए होती है, सेवा समिति वेतन भत्ते तथा आवास से संबंधित
कार्यों को देखती है। तदर्थ समिति की बात करें हम तो इसमें पहली होती है प्रवर समिति और दूसरी संयुक्त प्रवर समिति तथा दूसरी संसदीय समिति और संयुक्त संसदीय समिति होती है। तदर्थ समिति या अस्थायी समिति कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, पहली प्रवर समिति और दूसरी संसदीय समिति। स्थायी समिति की बात करते हैं हम तो यह प्रत्येक वर्ष में गठित की जाती है। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 1 साल का होता है। गठन इसका कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष स्थायी समिति का गठन करते हैं। यह हमारी कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की। स्थायी समिति 6 प्रकार की होती है हमारी। पहली कौन सी होती है? वित्तीय समिति। यह क्या करती है? पैसों की यह जांच करती है। और वित्तीय समिति भी हमारी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली होती है प्राक्कलन या आकलन समिति। इसका गठन कब किया गया? 1950 में किया गया। इसके सदस्य कितने होते हैं? तो 30 सदस्य इसमें होते हैं। किसमें? प्राक्कलन समिति में। सभी सदस्य कौन से सदन से होते हैं? तो लोकसभा से होते हैं। राज्यसभा से इसका कोई भी सदस्य नहीं होता है। इसे सबसे बड़ी समिति कहा जाता है। किसे? प्राक्कलन समिति को। मंत्रिमंडल के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। बजट के बाद यह लाई जाती है। राज्यसभा के सदस्य भी इसमें भाग नहीं लेते हैं। ओनली लोकसभा के सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं। लोक लेखा समिति की बात करते हैं हम। दूसरी हमारी कौन सी है? लोक लेखा समिति। 1921 में भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से यह गठित की गई थी। इसका कार्य क्या है? पैसे की जांच करना। लोक लेखा समिति जो है पैसे की जांच करती है। प्राक्कलन समिति द्वारा निकाले गए धन की यह जांच करती है। इसके सदस्य की संख्या कितनी होती है? 22 होती है, जिसमें से 15 लोकसभा से चुने जाते हैं तथा 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं। कितने होते हैं? 22। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। अध्यक्ष इसके कौन होते हैं? तो विपक्ष का जो नेता होता है वह इसका अध्यक्ष होता है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी इसे कहा जाता है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहते हैं। यह सीएजी की रिपोर्ट की जांच भी करती है। रिपोर्ट जो है लोकसभा अध्यक्ष को यह सौंपती है। तीसरी हमारी होती है लोक या सरकारी उपक्रम की समिति। इसका गठन 1964 में किया गया था। इसका कार्य क्या होता है? सरकारी कंपनियों के कार्यों की ये जांच करती है। जैसे एनटीपीसी, बीएसएनएल, ये क्या है? हमारी सरकारी कंपनियां हैं। दूसरी हमारी कौन सी थी? विभागीय समिति। ये अलग अलग विभागों के लिए बनाई जाती है। तीसरी होती है हमारी जांच समिति। यह जनता की समस्याओं की जांच के लिए बनाई जाती है। चौथी होती है हमारी सदन समिति। यह सदन के लिए कानून बनाती है। पांचवी होती है हमारी अन्वेषण समिति। यह एससी एसटी के बारे में जांच करने के लिए बनाई जाती है। छठी कौन सी होती है? हमारी सेवा समिति। यह सांसदों के वेतन, भत्तों तथा आवास के निर्धारण का कार्य करती है। कौन सी? सेवा समिति। अस्थायी या तदर्थ समिति हम देखते हैं तो पहली हमारी कौन सी है? प्रवर समिति। यह विधेयक पर विवाद सुलझाने के लिए लाई जाती है। प्रवर समिति यदि यह अलग अलग होती है तो इसमें लोकसभा के 30 सदस्य तथा राज्यसभा के 30 सदस्य होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 60 सदस्य होते हैं। लेकिन जब यह संयुक्त रूप से गठित की जाती है तो इसमें लोकसभा के 30 तथा राज्यसभा के 15 सदस्य इसमें नियुक्त किए जाते हैं। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 45 सदस्य इसमें हो जाते हैं संयुक्त रूप से। संसदीय समिति की बात करते हैं हम तो इसका कार्य क्या होता है? घोटाले की जांच करना होता है। जब ये अलग अलग से गठित की जाती है तो लोकसभा के 30 सदस्य तथा राज्यसभा के भी 30 सदस्य, टोटल कितने? 60 सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। लेकिन जब ये संयुक्त होती है तो लोकसभा के 30 तथा राज्यसभा के 15 सदस्यों को इसमें नियुक्त किया जाता है। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 45 हो जाते हैं। संसद की कार्रवाई की चर्चा करते हैं हम तो सुबह 11 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक संसद की कार्रवाई चलती है। 11 बजे से लेकर के सुबह के 12 बजे तक ये जो होता है हमारा प्रश्नकाल होता है।
12 से लेकर के 1 PM तक हमारा क्या होता है, शून्यकाल होता है। और 1 से 2 PM तक लंच का समय होता है। और 2 से लेकर के 6 PM तक यह चर्चा और प्रस्ताव के लिए निर्धारित होता है। इसमें जैसे कि विशेषाधिकार हो गया, ध्यानाकर्षण हो गया, स्थगन प्रस्ताव हो गया, धन्यवाद प्रस्ताव हो गया, निंदा प्रस्ताव हो गया, अविश्वास प्रस्ताव हो गया। यह सब 2 से 6 के बीच में लाए जाते हैं। प्रश्न काल में प्रश्न पूछे जाते हैं। यह 4 तरह के प्रश्न होते हैं। तारांकित होते हैं, तारांकित में मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अतारांकित होते हैं, इसमें लिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। अल्प सूचना के जो प्रश्न हैं उसके लिए 10 दिन पहले पूछा जाता है और इसका जवाब जो है ओरली दिया जाता है। गैर सरकारी सदस्यों से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम प्रश्नकाल। प्रश्नकाल में कितने प्रकार के, 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला होता है तारांकित प्रश्न। ये किस तरह से पूछे जाते हैं, तो ओरली पूछे जाते हैं, यानी मौखिक पूछे जाते हैं। और इनके स्पष्टीकरण के लिए पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। एक दिन में कितने पूछे जा सकते हैं, तो 20 पूछे जा सकते हैं। और एक सदस्य अधिकतम कितने प्रश्न पूछ सकता है, तो 5 प्रश्न पूछ सकता है। तो यह क्वेश्चन आपका बन सकता है कि तारांकित प्रश्न एक दिन में कितने पूछे जा सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा 20। और एक सदस्य जो अधिकतम कितने प्रश्न पूछ सकता है, तो अधिकतम 5 प्रश्न ही एक सदस्य पूछ सकता है। अतारांकित प्रश्न की बात करें हम, तो ये लिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें एक दिन में 230 प्रश्न जो हैं पूछे जा सकते हैं। अल्प प्रश्न की बात करें हम, तो 10 दिनों से कम समय में सूचना इसमें दी जाती है। जवाब जो है इसका ओरली दिया जाता है। गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न, आप अपने क्षेत्र में कौन सा कार्य कर रहे हैं, इसकी जांच के लिए यह प्रश्न पूछे जाते हैं। शून्यकाल 0 आवर्स 12 से लेकर के 1 PM के बीच में शून्यकाल होता है। इसमें जो है बिना सूचना दिए प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय मीडिया ने 1962 में शून्यकाल रख दिया था। लंच 1 से 2 PM के बीच में लंच हो जाता है। संसद में जो भोजन है कौन उपलब्ध कराता है, तो IRCTC उपलब्ध कराती है। संसदीय प्रस्ताव की बात करें हम, तो 2 PM से लेकर के 6 PM के बीच में संसदीय प्रस्ताव आते हैं लंच के बाद में। इसमें चर्चाएं होती हैं तथा प्रस्ताव लाए जाते हैं। जैसे कि पहला हमारा हो गया विशेषाधिकार प्रस्ताव। संसद का कोई भी सदस्य ला सकता है। अधूरी जानकारी या मंत्री द्वारा जानकारी छुपा लेने पर यह लाया जाता है। कौन सा विशेषाधिकार प्रस्ताव? अध्यक्ष की सहमति से लाया जाता है और अध्यक्ष को इसकी पूरी जानकारी रहती है। दूसरा हो गया हमारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। संसद का कोई भी सदस्य इसे ला सकता है। लोकहित सार्वजनिक विषय पर मंत्री को सूचित करने के लिए यह लाया जाता है। तीसरा होता है हमारा कार्य स्थगन प्रस्ताव। यह आपातकालीन या अविलंबनीय मुद्दे पर लाया जाता है। संसद की चर्चा को इसमें क्या है, रोक दिया जाता है कार्य स्थगन प्रस्ताव में। 50 सदस्यों की इसमें सहमति होनी चाहिए और 2.5 घंटे की चर्चा जो है इसमें होती है। अल्पकालिक चर्चा की बात करें हम, तो कार्य स्थगन के समान ही है ये अल्पकालिक चर्चा। इसमें जो है चर्चा सिर्फ 2 घंटे ही होती है। सार्वजनिक महत्व के विषय पर यह चर्चा होती है। सप्ताह के शुरुआत के 3 दिन जो है अल्पकालिक चर्चा का समय दिया जाता है। आधे घंटे की चर्चा जो है यह भी सार्वजनिक विषय के महत्व पर होती है। सप्ताह के 3 दिन का समय इसमें दिया जाता है। इसमें आधे घंटे की चर्चा जो है होती है। धन्यवाद प्रस्ताव की बात करें हम, तो आर्टिकल 86 में दिया गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद होता है। 50% सदस्यों की सहमति इसमें होना अनिवार्य होता है।
यदि यह पारित नहीं हो पाता है तो मंत्रिपरिषद को क्या है, त्यागपत्र देना पड़ता है और लोकसभा क्या है, भंग हो जाती है। निंदा प्रस्ताव की बात करें हम तो समस्त मंत्रिपरिषद या मंत्री के विरुद्ध यह लाया जाता है। 50% से अधिक मत से यदि यह पारित हो गया तो मंत्रिपरिषद को क्या है, त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद ठीक ढंग से कार्य ना करने पर यह निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा अविश्वास प्रस्ताव, यह विपक्ष लाता है। एक सत्र में सिर्फ एक बार ही लाया जा सकता है। 50 सांसद की लिखित सहमति पर तथा 10 दिन के भीतर इसमें चर्चा होती है। 50% से पारित किया जाता है तो दोबारा से चुनाव होते हैं और सरकार क्या है, गिर जाती है अविश्वास प्रस्ताव में। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव जो 1963 में जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध जेबी कृपलानी लेकर के आए थे। अब तक 27 बार ये लाया जा चुका है। सर्वाधिक बार इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी हमारी, उनके विरुद्ध यह लाया गया था कितनी बार, तो 15 बार। विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, फ्लोर टेस्ट, यह सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है। इसमें जो है बहुमत सिद्ध करना होता है। विश्वास मत हासिल ना करने पर मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है। वैसे प्रधानमंत्री जो विश्वास हासिल नहीं कर सके थे कौन कौन थे, तो चौधरी चरण सिंह थे, वी गिरी जी थे, चंद्रशेखर जी थे और अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो कि विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। कटौती प्रस्ताव क्या होता है, जब बहस बहुत ज़्यादा होने लगती है तब यह लाया जाता है। इसमें 4 प्रकार की कटौती की जाती है। साधारण कटौती, इसमें चर्चा रोककर सीधे मतदान कर दिया जाता है। घटकों में कटौती, केवल महत्वपूर्ण प्रावधानों पर ही इसमें चर्चा होती है। कंगारू कटौती क्या है, तो छोड़कर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होती है, उससे कंगारू कटौती कहते हैं। सभी समिति तथा प्रस्तावों की चर्चा किसमें है, आर्टिकल 118 में दी गई है। आर्टिकल 107 की बात करें हम तो किसी भी विधेयक को पुनः स्थापन या इंट्रोड्यूस तथा पारित करने की चर्चा जो है आर्टिकल 107 में की गई है। संसद जो है ड्राफ्ट मसौदा तैयार करती है। सबसे पहले ये लोकसभा में प्रस्तुत होता है या राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, किसी में भी हो सकता है। सबसे पहले जहाँ प्रस्तुत होता है फिर उस पर चर्चा की जाती है, उसके बाद मतदान होता है और फिर ये पारित होता है। उसके बाद ये जो है बिल बन जाता है, जिसे कहते हैं CAB सिटीजन अमेंडमेंट बिल। इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाता है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यह बन जाता है। कौन सा विधेयक किस से शुरू होगा ये देख लेते हैं हम। लोकसभा से कौन कौन से विधेयक शुरू होंगे, तो बजट जो है लोकसभा से शुरू होगा, धन विधेयक भी लोकसभा से शुरू होगा और वित्त विधेयक भी लोकसभा से ही शुरू होता है। राज्यसभा से अखिल भारतीय सेवाएं जो आर्टिकल 312 में दी गई हैं वे राज्यसभा से शुरू होंगी। राज्य सूची में कानून बनाने का जो अधिकार है आर्टिकल 249 में दिया गया, वह भी राज्यसभा से शुरू होगा। और उपराष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वह भी राज्यसभा से ही लाया जाता है। आर्टिकल 108 की बात करते हैं हम तो यह संयुक्त अधिवेशन की बात करता है। संयुक्त अधिवेशन जो है कहाँ से लिया है हमने, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। लोकसभा तथा राज्यसभा में विवाद होने पर संयुक्त अधिवेशन लाया जाता है। इसे बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। और अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। 3 परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन लाया जाता है। पहला, एक सदन द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया गया हो और दूसरे सदन द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया हो। एक सदन द्वारा पारित दूसरे सदन द्वारा 6 माह से अधिक रोकने पर यह लाया जाता है। एक सदन द्वारा दिया गया सुझाव दूसरे सदन द्वारा ना मानने पर भी यह लाया जाता है।
रिमार्क देखते हैं, संविधान संशोधन, धन विधेयक तथा महाभियोग पर संयुक्त अधिवेशन नहीं लाया जा सकता है। अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। पहला दहेज उन्मूलन के मामले में 1961 में बुलाया गया था। दूसरा बैंकिंग सुधार के लिए 1978 में लाया गया था। और तीसरा आतंकवाद पोटा के लिए 2002 में लाया गया था। और ये तीनों ही बार कौन लाए थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर के आए थे। संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा का बल अधिक होता है, इसलिए विधेयक जो है लोकसभा के इच्छा अनुसार ही पारित होता है। कैसे होता है? तो आइए देख लेते हैं हम चित्र द्वारा। लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं हमारे? 545 और राज्यसभा के कितने होते हैं? 245। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो संयुक्त रूप से ये हो जाते हैं 790। और बहुमत के लिए कितने चाहिए होते हैं? 395। लेकिन अकेले लोकसभा के पास कितने? 545 ही हैं। तो इसलिए जो लोकसभा का जो पक्ष जो होता है वह ज़्यादा भारी इसमें होता है। आर्टिकल 109 की बात करते हैं हम, तो यह धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान की बात इसमें की गई है। इसका जो धन विधेयक का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो लोकसभा से होता है। राज्यसभा इसे 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती है। राज्यसभा द्वारा दिया गया सुझाव लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। इसका कोई भी धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में यह लाया जाता है। राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए इसे नहीं लौटा सकता है, क्योंकि यह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लाया जाता है। आर्टिकल 110 की बात करें हम, तो यह धन विधेयक मनी बिल की परिभाषा इसमें दी गई है। संचित निधि पर यह भारित होता है। टैक्स बढ़ाने या घटाने के लिए धन विधेयक लाया जाता है। सरकार का ऋण जो है धन विधेयक पर होता है, आधारित होता है। जुर्माना, लाइसेंस, स्थानीय टैक्स, यह सब धन विधेयक हमारे नहीं हैं। आर्टिकल 111 की बात करें हम, तो विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति की बात यह करता है। 3 प्रकार की प्रतिक्रिया राष्ट्रपति द्वारा दी जाती हैं। पहला अत्यंतकारी वीटो यानी एब्सोल्यूट वीटो। विधेयक को इसमें क्या है? रद्द कर दिया जाता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अत्यंतकारी वीटो को भारत में समाप्त कर दिया गया है। दूसरा होता है निलंबनकारी वीटो यानी सस्पेंसिव वीटो। यह राष्ट्रपति विधेयक को एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, तो उसे हम विलंबनकारी वीटो कहते हैं। तीसरा होता है हमारा जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो। राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करते, बल्कि अपनी जेब में रख लेते हैं। डाक संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह थे, उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए थे। एक होता है हमारा क्वालिफाइड वीटो, जो कि यूएसए में चलता है। आर्टिकल 112 की बात करें हम, तो इसमें बजट की बात की गई है। बजट का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। लेकिन संविधान में जो बजट शब्द की चर्चा नहीं है, उसकी जगह पर क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द की चर्चा की गई है। बजट पहले प्रस्तुत करने का अधिकार किसे होता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति वित्त मंत्री से तथा वित्त मंत्री अन्य मंत्रियों से इसे प्रस्तुत करवाते हैं। 1 वर्ष की आय व्यय की चर्चा इसमें की जाती है। आम बजट या जनरल बजट या संघीय बजट भी इसे कहते हैं। वित्त मंत्री का इसमें केवल भाषण मात्र होता है, इससे लेकिन धन नहीं निकलता। क्या बजट से धन निकलता है? तो नहीं, इससे धन नहीं निकलता है। अंतरिम बजट क्या होता है? यह चुनावी वर्ष में लाया जाता है, जैसे कि 2014, 19 और 24 के चुनावों में लाया गया। कुछ माह के लिए इसमें आय और व्यय दोनों की चर्चा रहती है। इसे हम मिनी बजट भी कहते हैं। किसे? अंतरिम बजट को मिनी बजट भी कहा जाता है। दूसरा होता है हमारा लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट। चुनावी वर्ष में यह भी लाया जाता है, जैसे कि 2014, 19 और 24 के चुनाव में कुछ माह के लिए ही लाया जाता है। इसमें केवल व्यय की चर्चा होती है। अंतरिम बजट में आय और व्यय दोनों की चर्चा होती है, लेकिन लेखानुदान में केवल व्यय की चर्चा होती है। ये एडवांस भुगतान के लिए लाया जाता है। विनियोग की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। आर्टिकल 113 की बात करें हम, तो ये प्राक्कलन
आर्टिकल 113 की बात करते हैं हम, तो ये प्राक्कलन से संबंधित होता है। इसमें खर्च की चर्चा होती है कि बजट में कितना खर्च आएगा, प्राक्कलन उस पर लाया जाता है। आर्टिकल 114 की बात करें हम, तो ये विनियोग विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल की बात करता है। प्राक्कलन में बताए गए धन को निकालने के लिए यह लाया जाता है। यदि विनियोग विधेयक पारित नहीं होता है तो धन नहीं निकलेगा, जब यह पारित हो जाता है तभी धन दिया जाता है। संसद के राष्ट्रीय कोष का रक्षक कौन होता है, तो विनियोग विधेयक जो है संसद के राष्ट्रीय कोष का रक्षक होता है। आर्टिकल 115 की बात करते हैं हम, तो यह अतिरिक्त या अनुपूरक अनुदान के लिए इसमें चर्चा की गई है। काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन निकासी के लिए यह लाया जाता है। पाटलिपुत्र में बनने वाले दीघा पुल के लिए अतिरिक्त अनुपूरक अनुदान बिल जो है लाया गया था। बजट में कटौती प्रस्ताव हम देखते हैं। बजट की मांग को कम करने के लिए 3 प्रकार की कटौती की जाती है। पहली है नीतिगत कटौती। इसमें क्या है, बजट को अस्वीकार कर दिया जाता है तथा अनुदान के रूप में 1 रुपया दिया जाता है। दूसरी होती है हमारी अर्थगत कटौती। इसमें बजट का कुछ भाग जो है कम कर दिया जाता है। तीसरी होती है हमारी सांकेतिक कटौती। इसमें बजट पर असहमति दिखाई जाती है और बजट में से 100 रुपये जो है काट लिए जाते हैं, जिससे जो है सांकेतिक कटौती यानी असहमति प्रदर्शित होती है। ग्लोटिन जो होता है, समय के अभाव में बजट की चर्चा रोककर उस पर मतदान जो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोटिन कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये आपका। आर्टिकल 116 जो है लेखानुदान से संबंधित है। ये एडवांस पैसे निकालने के लिए लाया जाता है, लेखानुदान। आर्टिकल 117 वित्त विधेयक से संबंधित है, फाइनेंस बिल से। आगामी वर्ष में किया जाने वाला विकासात्मक कार्य की इसमें चर्चा रहती है। लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में यह प्रस्तुत हो सकता है। कौन सा, वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। आर्टिकल 120 की बात हम करते हैं, तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा की इसमें चर्चा है। केवल हिंदी और इंग्लिश ही भारतीय संविधान में भाषा का प्रावधान किया गया है, लेकिन क्षेत्रीय भाषा अध्यक्ष या सभापति की अनुमति से कोई भी सांसद प्रयोग कर सकता है। आर्टिकल 121 की बात करें हम, तो संसद जजों के आचरण प्रणाली पर चर्चा नहीं कर सकती, महाभियोग ला सकती है। आर्टिकल 121 ऐसा कहता है, संसद जो है जजों के आचरण प्रणाली पर चर्चा नहीं कर सकती, महाभियोग ला सकती है। और आर्टिकल 122 कहता है कि न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच नहीं की जाएगी। विधेयक संवैधानिक है या नहीं, इसकी जांच कर सकते हैं। यह आर्टिकल 122 है। तो दोनों ही आर्टिकल आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, 121 और 122। आर्टिकल 123 की बात करते हैं हम, तो ये राष्ट्रपति के अध्यादेश की बात करता है। राष्ट्रपति अस्थायी कानून बना देते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश वापस भी ले सकते हैं, जितने चाहें उतनी बार ये ला सकते हैं। अधिकतम अंतराल कितने माह का होता है, तो 6 माह का होता है। 6 माह के बीच में कोई सत्र प्रारंभ हो जाए तो अध्यक्ष की शक्ति जो है 42 दिन तक रह जाती है। स्थायी कानून बनाने के लिए 42 दिन या 6 माह के भीतर संसद द्वारा पारित करना होता है, अन्यथा अध्यादेश जो है समाप्त हो जाता है। आर्टिकल 213 की बात करें हम, तो इसमें राज्यपाल के अध्यादेश की बात की गई है। दोनों के अध्यादेश को आर्टिकल 13 के द्वारा न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं हम, तो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो 10 साल वकील रहा हो या 5 साल कोई व्यक्ति जज रहा हो। इनकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करते हैं, किसकी, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करते हैं। कार्यकाल इनका 6 साल या 65 वर्ष की उम्र तक रहता है। संख्या कितनी है, तो 33 सुप्रीम कोर्ट के जज तथा 1 मुख्य न्यायाधीश CJI। टोटल संख्या कितनी है, 34 है।
मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करता है, कॉलेजियम के सहायता से करता है। कॉलेजियम क्या है? कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जज की ये बेंच होती है और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जज थे रामास्वामी, इनके विरुद्ध महाभियोग लाया गया था किंतु यह पारित नहीं हो सका था। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को ये अपना त्यागपत्र देते हैं। आर्टिकल 125 में वेतन की चर्चा है। सीजीआई के वेतन कितना मिलता है? 2,80,000 रुपये सीजीआई को वेतन दिया जाता है और अन्य न्यायाधीश जो हैं उन्हें 2,50,000 रुपये दिए जाते हैं। ये इनका जो वेतन है किससे दिया जाता है? तो भारत की संचित निधि से दिया जाता है, इसमें कटौती नहीं की जा सकती है। आर्टिकल 126 की बात करें हम तो ये कार्यकारी सीजीआई की बात करता है। कार्यकारी सीजीआई यानी अस्थायी, इसके वेतन भत्ते और शक्तियाँ जो हैं सीजीआई की ही इसे मिलती हैं। सुप्रीम कोर्ट में 33 जज और 1 मुख्य न्यायाधीश, टोटल कितने होते हैं? 34 होते हैं। यदि सीजीआई अनुपस्थित है तो कार्यकारी सीजीआई को ला सकते हैं। आर्टिकल 127 की बात करते हैं हम तो इसमें एडहॉक या तदर्थ न्यायाधीश की चर्चा की गई है। इसका अर्थ होता है इस उद्देश्य के लिए किसी विशेष उद्देश्य के लिए एडहॉक या तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कम होने पर 25 हाई कोर्टों में से इन्हें शामिल किया जाता है। सिफारिश कौन करता है? तो सीजीआई जी इसकी सिफारिश करते हैं। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। 25 हाई कोर्ट में से सीजीआई की सलाह पर वे राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। अस्थायी सुविधाएं सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर रहती है। ये अस्थायी होते हैं लेकिन सुविधाएं क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी रहती हैं। आर्टिकल 128 की बात करते हैं हम तो ये सेवानिवृत्त जज की बात करता है। जब एडहॉक नहीं मिलते हैं तो फिर सेवानिवृत्त जज की नियुक्ति की जाती है। महत्वपूर्ण है, यह अभिलेख्य न्यायालय की बात करता है। आर्टिकल 130 में सुप्रीम कोर्ट का स्थान की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? तो दिल्ली में है। आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक या मूल अधिकारिता की बात की गई है। वैसे मामले जो सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाए जाते हैं वह के 3 प्रकार के हैं। जैसे स्टेट और सेंट्रल के बीच में कोई विवाद हो जाए तो वह कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में सुलझाए जाएंगे। 2 राज्यों के बीच में विवाद हो जाए तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा। तथा केंद्र शासित प्रदेश तथा अदर राज्य के बीच में झगड़ा हो जाए तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में सुलझाए जाएंगे। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का विवाद भी सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाया जाता है लेकिन इसे इसमें शामिल नहीं किया गया क्योंकि इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 71 में की गई है। आर्टिकल 132 की बात करें हम तो ये अपीलीय अधिकार से संबंधित है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है। हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार होता है। आर्टिकल 139 की बात करें हम तो ये रिट से संबंधित है। मूल अधिकार के संबंध में रिट आर्टिकल 32 के तहत लाई जाती है तथा अन्य मामलों में आर्टिकल 139 के तहत लाई जाती है। आर्टिकल 137 की बात करें हम तो यह न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को इसमें क्या है? बदल सकती है। जैसा कि 1960 में चंपक दोराई राजन मामला और बेरूबाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय पुनरावलोकन का प्रयोग किया तथा प्रस्तावना को संविधान का अंग माना तथा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा और कहा गया कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 139 में रिट की चर्चा है। मूल अधिकार के संबंध में आर्टिकल 32 के तहत रिट लाते हैं और अन्य मामलों में 139 के तहत।
आर्टिकल 141 की बात करें हम तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जो हैं पूरे भारत में लागू होंगे, ऐसी इसमें बात की गई है और इसे मानने के लिए सभी लोग जो है बाध्य होंगे। आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति जो है सलाह ले सकता है CJI से, लेकिन राष्ट्रपति जो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है और इसी तरह CJI भी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। 1993 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे। उन्होंने बाबरी मस्जिद मामले में सलाह मांगी, किंतु न्यायालय ने सलाह देने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता होता है, निष्पक्ष एवं स्वायत्त संस्था होता है, नियुक्तियां स्वयं करता है तथा पदोन्नति, निलंबन तथा स्थानांतरण भी स्वयं ही करता है। कर्मचारी तथा जज को वेतन जो है संचित निधि से दिया जाता है, इसमें कटौती नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये कितने से कितने आर्टिकल तक है? तो आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक है। आर्टिकल 148 में CAG की चर्चा की गई है। BR अम्बेडकर ने इसे सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी बताया है। नियुक्ति इसकी कौन करते हैं? तो PM की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। कार्यकाल इनका कितने वर्ष रहता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर रहते हैं। त्यागपत्र तथा शपथ कौन दिलाता है इन्हें, और त्यागपत्र कौन किसे ये देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। हटाना, महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। आर्टिकल 149 में CAG के कर्तव्य एवं शक्ति की चर्चा की गई है। सेंट्रल, स्टेट, NGO, PSU जैसे सेल, NTPC, ONGC, संचित निधि, आकस्मिक, इन सभी के कार्यों की जांच कौन करता है? तो CAG करता है। आर्टिकल 150 लोक लेखा के प्रारूप की चर्चा इसमें की गई है। आर्टिकल 151 में CAG के रिपोर्ट के प्रतिवेदन की चर्चा इसमें की गई है। CAG जो है सेंट्रल में राष्ट्रपति को तथा स्टेट में राज्यपाल को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और लोक लेखा समिति जो है इसकी जांच कर सकती है। लोक लेखा समिति में जो है 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से होते हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है वह विपक्ष का नेता होता है, इसका अध्यक्ष। CAG को पथ प्रदर्शक या सहयोगी भी कहा जाता है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य 15 लोकसभा से तथा 7 जो है राज्यसभा से होते हैं और इसका अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का नेता। CAG को कागजी शेर की उपाधि भी दी गई है। तो कागजी शेर किसे कहा जाता है? तो CAG को कहा जाता है। वर्तमान में CAG कौन है हमारे? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी वर्तमान में CAG हैं। हमारा भाग 6 यह राज्य से संबंधित है, स्टेट। ये आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक इसमें चर्चा की गई है। आर्टिकल 52 राज्य यानी स्टेट से संबंधित है। इसमें किसी भी राज्य के लिए क्या क्या जरूरी होता है? तो क्षेत्रफल हो, उसकी जनसंख्या हो तथा शासन हो, तो वह राज्य कहलाता है। लेकिन किसी देश के लिए संप्रभुता की भी ज़रूरत पड़ती है। राज्य के लिए 3 तत्व जरूरी है और देश के लिए 4 तत्व जरूरी है। आर्टिकल 153 की बात करें हम तो ये राज्यपाल, गवर्नर की बात इसमें की गई है। आर्टिकल 153 में सैलरी कितनी मिलती है गवर्नर को? तो 3.5 लाख रुपए सैलरी राज्यपाल को मिलती है। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद याद करने के लिए ट्रिक हमारी क्या हो जाएगी? रकानी कायो सस। क्या हो जाएगी? रकानी कायो सस। राज से हो जाएगा हमारा राज्यपाल, आर्टिकल 153 में है। का से हो जाएगा हमारा औपचारिक प्रधान, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है राज्यपाल, आर्टिकल 154 में हो जाएगा। नीचे हो जाएगा राज्यपाल की नियुक्ति, आर्टिकल 155 में दी गई है। का से हो जाएगा राज्यपाल का कार्यकाल, आर्टिकल 156 में दिया गया है। यो से हो जाएगा योग्यता, राज्यपाल की योग्यता की चर्चा आर्टिकल 157 में है। सा से हो जाएगा शर्तें,
आर्टिकल 158 में राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, और साथ से हो जाएगा शपथ, राज्यपाल की शपथ, आर्टिकल 159 में इसकी चर्चा की गई है। आइए डिटेल वाइज इसे जानते हैं। आर्टिकल 153 में राज्यपाल की बात की गई है। राज्यपाल का जो पद है वह कहाँ से लिया गया है भारत में, तो कनाडा से लिया गया है। एक स्टेट का एक राज्यपाल होता है, और राज्यपाल जो 2 राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। आर्टिकल 154 की बात करें हम, तो राज्यपाल जो है कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, और वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो सीएम मुख्यमंत्री जी वास्तविक प्रधान होते हैं। 155 में हम बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, तथा त्यागपत्र भी राज्यपाल किसे देता है, तो राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देता है। आर्टिकल 156 में राज्यपाल के कार्यकाल की बात की गई है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही यानी इच्छा अनुसार ही राज्यपाल कार्य करता है, इनका कोई विशेष कार्यकाल नहीं है। आर्टिकल 157 की बात करें तो राज्यपाल के लिए योग्यता की बात की गई है, तो कौन राज्यपाल बन सकता है, भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पागल या दिवालिया ना हो, ये शर्तें होनी चाहिए। आर्टिकल 158 में राज्यपाल के लिए शर्तें कंडीशन बताई गई हैं। संसद तथा विधानमंडल का सदस्य वह ना हो, और सेम जिस राज्य में वह राज्यपाल बनने जा रहा है उस राज्य का निवासी ना हो, अदर राज्य का ही निवासी राज्यपाल होता है। आर्टिकल 159 में शपथ की चर्चा है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते, लेकिन ये अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। सरोजनी नायडू जो थी भारत की पहली गवर्नर जनरल तथा यूपी की भी पहली राज्यपाल थी। राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया है। सरोजनी नायडू ने ऐसी बात कही कि राज्यपाल जो है सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया, क्योंकि इसके पास कोई शक्तियाँ नहीं होती हैं। आर्टिकल 160 की बात हम करते हैं, तो ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है उसे नियंत्रित करने के लिए राज्यपाल को राष्ट्रपति बोल सकते हैं। आर्टिकल 160 ऐसा कहते हैं। आर्टिकल 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां हैं। यह फांसी की तथा कोर्ट मार्शल की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ किसमें, आर्टिकल 72 में है। राज्यपाल की शक्तियों की बात करें हम, तो कार्यकारी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, तो यह नियुक्तियाँ कर सकता है तथा किसी को भी सस्पेंड कर सकता है। विधायी शक्तियों की बात करें तो ये सत्र का आहूत यानी बुलाता है तथा सत्रावसान यानी सत्र को ख़त्म करता है। विधेयक पर हस्ताक्षर, वीटो तथा अध्यादेश की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होती है। वित्तीय बजट की बात करें हम तो ये सत्र को बुला सकता है तथा सत्र को ख़त्म करता है। विधेयक पर हस्ताक्षर करना, वीटो पावर तथा अध्यादेश की शक्ति जो है राज्यपाल की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आती है। वित्तीय शक्तियों की बात करें हम तो बजट, आकस्मिक निधि तथा राज्य वित्त आयोग, ये सब जो है राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां हैं। विवेकाधिकार शक्तियां की बात करें हम तो बहुमत, यदि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, त्रिशंकु हो जाता है, तो राज्यपाल जो है किसी भी दल के नेता को सीएम नियुक्त कर सकता है। 30 दिन के अंदर उसे अपना बहुमत जो है सिद्ध करना होता है। राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियों की बात करें हम तो राज्यपाल को आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त नहीं है, किंतु राष्ट्रपति शासन में सारी शक्तियाँ किसके पास चली जाती हैं, तो राज्यपाल के पास चली जाती हैं। क्षमादान की शक्ति की बात करें हम तो आर्टिकल 161 में राज्यपाल सज़ा माफ़ कर सकता है। मृत्यु दंड तथा कोर्ट मार्शल की सज़ा राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकते। विशेषाधिकार शक्ति की बात करें हम तो आर्टिकल 14 के तहत कुछ विशेषाधिकार हैं। राज्यपाल पद के दौरान राज्यपाल पर पद के दौरान आपराधिक तथा आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है।
लेकिन पद से हटने के बाद इन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। राज्यपाल जो है राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कौन होता है? चांसलर यानी कुलाधिपति होता है। रिमार्क देखें, राज्यपाल को राष्ट्रपति से ज़्यादा विवेक का अधिकार शक्ति प्राप्त है। वो कैसे? देखते हैं। विधेयक को एक बार वह लौटा सकता है, जेबी वीटो भी कर सकता है और राष्ट्रपति को भेजने के लिए विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। यह शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास नहीं होती है। आर्टिकल 162 में राज्य की कार्यपालिका विस्तार की चर्चा की गई है। आर्टिकल 163 में राज्यपाल की सहायता प्लस सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होती है और मंत्रिपरिषद जो है राज्यपाल को सलाह देती है और मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? सीएम, मुख्यमंत्री होता है। आर्टिकल 164 में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। किसकी सलाह पर? तो सीएम की सलाह पर करते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति की बात आर्टिकल 164 में की गई। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। किसकी? सीएम की सलाह पर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो सीएम ही होता है। विधानमंडल की सूचना राज्यपाल को देता है। कौन देता है? तो मुख्यमंत्री देता है। उसका कर्तव्य होता है कि वह विधानमंडल के कार्य की सूचना राज्यपाल को दे। नियुक्ति या हटाने की सिफारिश यह राज्यपाल से करता है। किसी भी मंत्री की नियुक्ति या हटाने की सिफारिश जो है सीएम राज्यपाल से करते हैं। आर्टिकल 165 की बात करें हम तो इसमें महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की बात की गई है। राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी यह होता है एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। हाई कोर्ट का यह वकील होता है। योग्यता इसकी हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होती है। यूपी के अभी अजय कुमार मिश्रा जो हैं महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल हैं। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की चर्चा है जो कि अभी वर्तमान में आर वेंकट रमणी हैं जो कि 2023 में बनाए गए हैं। आर्टिकल 168 में विधानमंडल की चर्चा की गई है। विधानमंडल में एक होता है हमारा विधानसभा और दूसरी होती है हमारे विधान परिषद। 170 में विधानसभा की चर्चा है और आर्टिकल 171 में विधान परिषद की चर्चा है। विधान परिषद जो है हमारी 6 राज्यों में है अभी। कौन कौन से? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। 6 जगह पर अभी हमारी विधान परिषद है। कौन कौन से? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। विधानमंडल की बात करें हम तो एक होती है इसमें विधानसभा और एक होती है हमारी इसमें विधान परिषद। 170 में विधानसभा दी गई और आर्टिकल 171 में विधान परिषद की चर्चा की गई है। विधानसभा में एमएलए होते हैं और विधान परिषद में एमएलसी होते हैं। जो सांसद होते हैं विधानसभा के को उन्हें एमएलए तथा विधान परिषद के जो सांसद उन्हें एमएलसी कहा जाता है। विधानसभा तथा विधान परिषद का देख लेते हैं हम। तो विधानसभा जो होती है उसे प्रथम सदन कहा जाता है और विधान परिषद को द्वितीय सदन कहा जाता है। इसी तरह लोकसभा और राज्यसभा भी है। विधानसभा को प्रत्यक्ष सदन तथा विधान परिषद को अप्रत्यक्ष सदन कहा जाता है। विधानसभा को जनता का सदन तथा विधान परिषद को शिक्षित लोगों का सदन कहा जाता है। विधानसभा हमारा निम्न सदन होता है और विधान परिषद हमारा उच्च सदन होता है। विधानसभा अस्थायी सदन होता है और विधान परिषद कैसा होता है? स्थायी सदन होता है। विधानसभा का सांसद बनने की उम्र कितनी है? तो 25 साल है और विधान परिषद के 30 साल है। इसलिए विधानसभा को युवाओं का संगठन कहा जाता है और विधान परिषद को वृद्धों का सदन कहा जाता है। विधानसभा का विघटन हो सकता है लेकिन विधान परिषद का विघटन नहीं हो सकता क्योंकि ये स्थायी होती है। विधानसभा का जो कार्यकाल है
5 साल का होता है। विधान परिषद जो है स्थायी होती है। विधानसभा के जो सदस्य उनका कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधानसभा में मंत्री बैठते हैं तथा विधान परिषद में मंत्री नहीं बैठते। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है विधानसभा में? तो 500 हो सकती है। विधानसभा तथा विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, अपराधी ना हो, 2 साल से अधिक सजा ना पाया हो। आर्टिकल 169 में विधान परिषद के सृजन की चर्चा की गई है। विधान परिषद हमारी अभी कितने राज्यों में? 6 में। पहली यूपी, दूसरी बिहार, तीसरी महाराष्ट्र, चौथा कर्नाटक, पांचवा तेलंगाना तथा छठा आंध्र प्रदेश। 6 राज्यों में भी विधान परिषद का गठन हो रहा है। आर्टिकल 168 की बात करें हम तो विधानमंडल की इसमें चर्चा की गई है। आर्टिकल 169 में विधान परिषद के सृजन की बात की गई है। आर्टिकल 170 में विधानसभा की चर्चा की गई है तथा आर्टिकल 171 में विधान परिषद की चर्चा की गई है। विधान परिषद सदस्यों का चुनाव जो 5 श्रेणियों में होता है। एग्जाम्पल हम बिहार का लेते हैं। इसमें 1/3 सदस्य जो विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, 25 सदस्य हो जाते हैं। 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं, इनकी संख्या 25 हो जाती है। 1/6 सदस्य जो राज्यपाल द्वारा चुने जाते हैं, तो 13 संख्या इसकी हो जाती है। 1/12 सदस्य जो टीचर द्वारा चुने जाते हैं, तो इनकी संख्या हो जाती है 6। और 1/12 सदस्य स्टूडेंट द्वारा चुने जाते हैं, तो इनकी भी संख्या 6 हो जाती है। टोटल हो जाते हैं 75। MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और MLA होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आर्टिकल 172 की बात करें तो इसमें सदनों की अवधि की चर्चा है। विधान परिषद स्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और विधानसभा जो है अस्थायी सदन है, इसका कार्यकाल 5 साल का तथा सदस्यों का कार्यकाल भी 5 साल का होता है। संसद के सदनों की अवधि की चर्चा किसमें? आर्टिकल 83 में। और विधानमंडल के सदनों की चर्चा जो आर्टिकल 172 में दी गई है। संसद के सदस्यों की योग्यता की चर्चा आर्टिकल 84 में तथा विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता की चर्चा आर्टिकल 173 में दी गई है। सदस्यों की योग्यता क्या हो? भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, अपराधी ना हो, विधानसभा में कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, विधान परिषद में सांसद बनने के लिए 30 वर्ष की आयु जो है पूरी कर चुका हो। आर्टिकल 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा की गई है। आर्टिकल 89 में लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा की गई है। आर्टिकल 182 में विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा की गई है। आर्टिकल 93 में राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा की गई है। आर्टिकल 202 में राज्य के बजट की चर्चा की गई है। राज्य का बजट कौन लाता है? तो राज्यपाल लाता है। आर्टिकल 213 में राज्यपाल के अध्यादेश की चर्चा की गई है। अधिकतम अवधि कितने होती है? 6 माह होती है। सत्र प्रारंभ हो जाने पर इसकी जो शक्तियाँ हैं 42 दिन तक ही रहती हैं। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति की बात की गई है। हाई कोर्ट की बात करें हम, उच्च न्यायालय USA से सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था ली गई है। भारत में पहली बार हाई कोर्ट की स्थापना जो 1861 के अधिनियम द्वारा 1862 में कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में की गई। हाई कोर्ट का वर्तमान स्वरूप भारत शासन अधिनियम 1935 पर लागू है। आर्टिकल 214 की बात करें हम तो ये हाई कोर्ट के गठन की चर्चा इसमें की गई है। कुल अभी हमारे कितने हाई कोर्ट है? तो 25 हाई कोर्ट है। 25वां अभी हमारा नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है? तो अमरावती हाई कोर्ट हमारा सबसे नवीनतम है। प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, ऐसी बात की गई है। यदि राज्य बड़ा है तो राज्य में उस हाई कोर्ट की खंडपीठ यानी ब्रांच भी खोली जा सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद की एक ब्रांच कहाँ पर है? लखनऊ में है।
कई छोटे छोटे राज्यों का एक संयुक्त हाईकोर्ट भी हो सकता है, जैसे गुवाहाटी हाईकोर्ट। सर्वाधिक जज कहाँ पर है? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में सर्वाधिक जजों की संख्या है। सर्वाधिक राज्यों का क्षेत्राधिकार किसके पास है? तो गुवाहाटी हाईकोर्ट के पास सर्वाधिक राज्यों का क्षेत्राधिकार है। हाईकोर्ट में जजों की वृद्धि का अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में वृद्धि का अधिकार किसके पास होता है? तो संसद के पास होता है। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? 10 साल वकील रहा हो या 5 साल जज के पद पर रहा हो, राज्यपाल की नज़र में कानून का अच्छा जानकार हो, तो वह हाई कोर्ट का जज बन सकता है। हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति की सिफारिश कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश तथा राज्यपाल मिलकर के राष्ट्रपति से हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति की सिफारिश करते हैं। इन्हें जो शपथ जो है राज्यपाल दिलाता है, लेकिन त्यागपत्र ये जो है अपना राष्ट्रपति को देते हैं। इनका कार्यकाल जो है 65 वर्ष की आयु तक रहता है। इससे पहले भी इन्हें महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। रिमार्क देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं रामास्वामी के विरुद्ध संसद में महाभियोग चलाया गया, जबकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज थे रंगास्वामी के विरुद्ध महाभियोग चला, किंतु ये दोनों महाभियोग पारित नहीं हो सके। आर्टिकल 226 की बात करें हम, तो ये हाईकोर्ट की रिट की बात करता है। इसमें 5 प्रकार की रिट जो है जारी की जाती है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मुकदमे की अपील हाई कोर्ट में की जा सकती है, किंतु डायरेक्ट मुकदमा जो है हाई कोर्ट में नहीं होता है। कुछ मुकदमे जो सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं वे कौन कौन से हैं? एमपी तथा एमएलए के बीच विवाद हो जाए तो ये डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाएगा। किसी कंपनी में विवाद हो जाए तो ये भी हाई कोर्ट में जाएगा। विवाह तलाक से संबंधित विवाद हाई कोर्ट में जाते हैं। वसीयत उत्तराधिकार का मामला हाई कोर्ट में जाता है। मूल अधिकार का मामला हमारा हाई कोर्ट में जाता है। कर्मचारियों की संवैधानिक स्थिति की जांच की बात भी हाई कोर्ट में जा सकती है। जनहित याचिका का मामला भी हाई कोर्ट में जाता है। भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट है। निचली अदालत, लोअर अदालत और जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें हम, तो एक होता है सिविल कोर्ट और एक होता हमारा सेशन कोर्ट। सिविल कोर्ट व्यवहार न्यायालय और सेशन कोर्ट सत्र न्यायालय होता है। सिविल कोर्ट में जैसे दीवानी से संबंधित मामले, धन, जमीन, दहेज संबंधी मामले आते हैं, और सेशन कोर्ट में फौजदारी यानी मारपीट से संबंधित मामले आते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चर्चा जो है आर्टिकल 233 में की गई। इसका जज बनने के लिए राज्यिक न्यायिक सेवा की परीक्षा देनी होती है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राज्यपाल नियुक्त कर देते हैं। दीवानी मुकदमे की बात करें हम, धन या जमीन से संबंधित मुकदमे को दीवानी मुकदमा कहते हैं। सिविल कोर्ट में यह सुलझाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गए, ज़मीन का विवाद हो गया हमारा, दहेज का, वसीयत का, बिजली बिल, टैक्स चोरी, गाड़ियों पर चालान, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? तो दीवानी मुकदमे के अंतर आते हैं। फौजदारी मुकदमे की बात करें तो ये मारपीट से संबंधित होते हैं। सेशन कोर्ट सत्र न्यायालय में सुलझाए जाते हैं। जैसे हत्या हो गई, डकैती, लूट, धमकी, अपहरण, रेप आदि, ये क्या है? फौजदारी मुकदमे के अंदर आते हैं। लोक अदालत का गठन कब? 1986 में किया गया। मुकदमों पर फैसले नहीं सुनाए जाते, आपस में समझौता करा दिया जाता है। इसके विरुद्ध जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती है। लोक अदालत के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती है। फैमिली कोर्ट की बात करें हम, परिवार न्यायालय, इसकी स्थापना कब हुई? 1984 में। छोटे मोटे पारिवारिक मुद्दे सुलझाए जाते हैं, जैसे सास बहू का विवाद आदि, यह फैमिली कोर्ट में आते हैं। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका की शुरुआत कब की गई? 1980 में अमेरिका में हुई और भारत में इसकी शुरुआत 1986 में हुई। CJI थे PN भगवती। PIL केवल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ही किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए वैज्ञानिकों के वेतन वृद्धि के लिए PIL लाया गया था।